तो शुरू करें, क्योंकि आप लोग तो पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा इधर उधर की बातें तो करेंगे नहीं। डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की प्रगति निर्धारण के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता पैमाना अपनाने वाला एकमात्र राष्ट्र कौन सा है। देखिए, अगर हम देश का जो प्रगति है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि देश में कितने लोग खुशहाल हैं, इसी पैमाने से हम निकालते हैं कि कौन सा देश कितना तरक्की कर रहा है। जैसे एक पैमाना आपके ह्यूमन जो इंडेक्स है वो है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दिया था। तो ये जो HDI है वो सभी देश लगभग फॉलो करता है, क्योंकि यूएनओ का एक आप कह सकते हैं कि सबसे पुख्ता पैमाना है किसी भी देश की डेवलपमेंट को मापने के लिए। डेवलपमेंट इन द सेंस कि वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की नहीं बात कर रहे हैं। HDI में सब चीज़ आ जाता है, हेल्थ भी आ जाता है, आपके पास कितना पैसा भी आ जाता है, और भी जो बहुत सारे चीज़ है वो सभी को इंक्लूड करता है HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंडिया 130 128 इसी के अराउंड घूमते रहता है। अभी क्या है वो तो करंट का विषय है। लेकिन एक और पैमाना है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, यानी कि ये अलग तरीके का पैमाना है। ठीक है, अब इसमें नेचर वगैरह को इंक्लूड किया जाता है, और आपको पता है कि भूटान कार्बन निगेटिव कंट्री है। अब आप ये कहेंगे कि कार्बन निगेटिव कंट्री क्या होता है, जहाँ पे जो कार्बन का उत्सर्जन है वो उससे ज़्यादा वहाँ कार्बन का एब्जॉर्प्शन है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी। यानी कि CO2 जितना हम छोड़ते हैं उससे ज़्यादा CO2 कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम कैसे करेंगे? पेड़ पौधा होगा तो कंज्यूम करेंगे। तो ये हो गया कार्बन निगेटिव कंट्री भूटान। तो भूटान ही एक ऐसा देश है जो कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो पैमाना है वो अपनाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके भूगोल से NCERT के 11th की 12th का ये है। मैं पूरा NCERT पढ़ा हूँ और ये NCERT से पिक किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब किताब पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा NCERT पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो NCERT से आते हैं और NCERT का जो पेचीदा लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राष्ट्र, उसमें तो दिया हुआ था UAE, और मैंने सर्च भी गूगल में किया तो UAE है, लेकिन कई बार आपके ऑप्शन कतर भी रह जाते हैं। ठीक है, तो उस समय यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे पहले का डेटा आपको याद रखना है। अभी फ़िलहाल UAE है। सबसे कम लिंगानुपात का मतलब ये हो गया कि जो लड़कियां हैं वो कम है 1000 लड़कों के तुलना में, 700 समथिंग, या इस तरीके से आप मानो कि 1000 में है, इतना कम हो जाते हैं। ठीक है, और भारत में अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा तो आपको पता ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी कि लड़कियों का संख्या लड़कों की अपेक्षा लगभग बराबर है या उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, तो वो है केरल। ठीक है, मेक्सिको किसका भाग है? देखिएगा, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, USA या नन ऑफ दीज। अब कई बार आपने नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका, तो ये क्या लैटिन क्या है? क्या वो लैट्रिन वाला लैटिन है क्या? मतलब कि बचपन में मेरा दिमाग वहीं चला जाता था, लैटिन अमेरिका बार बार लिखता था किताब में तो समझ में नहीं आता था। तो देख लेते हैं ये लैटिन अमेरिका क्या होता है और ये जो मध्य अमेरिका है वो क्या होता है। देखिएगा, ये विकिपीडिया से डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरा जो ये आप देख रहे हैं ग्लोब, इसमें देखिएगा ये जो हरा वाला पार्ट है वो आपका लैटिन अमेरिका है, यानी कि USA, ये वाला पार्ट USA है, यानी कि US से जो लैटिन कर दिया तो लैटिन अमेरिका बन गया। इस तरह से ट्रिक में याद करेंगे। तो USA सटा, नीचे जितना भी होगा लैटिन किया होगा USA तो नीचे आ गया होगा। देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो USA से नीचे जितना भी कंट्री है आप मान के चलो कि वो लैटिन अमेरिका है। ठीक है, यानी कि अमेरिका लैटिन कर दिया। मध्य अमेरिका क्या होता है? मध्य अमेरिका में ये वाला जो ऊपर वाला लैटिन अमेरिका का पार्ट और ये वाला जो आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है और ये वेस्ट इंडीज वाला पार्ट, ये मध्य अमेरिका बनता है। ठीक है, अमेरिका दो है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, USA की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। USA कंट्री है और अमेरिका दो महाद्वीप है, साउथ और नॉर्थ है। ठीक है, तो ये मध्य अमेरिका हो गया और ये पूरा लैटिन अमेरिका हो गया। ठीक है, और अमेरिका USA तो अलग है ही है, वो एक कंट्री है। ठीक है, अब बात आ जाती है ये लैटिन अमेरिका क्यों अलग से मतलब कि शब्द निकाल दिया गया
कंफ्यूज करने के लिए क्यों निकाल दिया लैटिन अमेरिका। तो देखिए पहले क्या होता था ना कि उपनिवेश होते थे, तो फ्रेंच और स्पेनिश जो लोग हैं वो इधर ज़्यादातर शासन किए, फ्रेंच और स्पेनिश। अभी भी आप जाएंगे तो ब्राज़ील की जो लैंग्वेज है ज़्यादातर स्पेनिश ही बोली जाती है, यानी कि जितना भी इधर कंट्री है सब स्पेनिश ही बोलता है, ठीक है। तो स्पेनिश इसलिए बोलता है क्योंकि स्पेन के लोग यहाँ पे राज किए, जैसे इंग्लैंड वाले हमारे ऊपर राज किए। यहाँ पे कौन किए? इंग्लैंड वाले कर लिए। यूएसए में आपको पता है कि इंग्लैंड वाले राज करते थे, ठीक है। तो इस वजह से लैटिन अमेरिका वो वाला क्षेत्र हुआ जहाँ स्पेनिश वगैरह पुर्तगीज वगैरह ये राज किए, ठीक है। यानी कि ये जो लैंग्वेज है उसी के बिहाफ पे ये सब लैटिन अमेरिका वगैरह वर्ड दे दिया गया, ठीक है। तो बात अब समझ में आ गई। जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैटिन अमेरिका तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ आपके माइंड में पिक्चर जनरेट हो जाना चाहिए कि कहाँ की बात की जा रही है। चलिए एक शब्द वहाँ पे था गॉर्ज और एक शब्द है कैनियन। दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉर्ज क्या होता है? जब ये गड्ढा, गॉर्ज मतलब गड्ढा आप मान के चलो, नदियाँ वगैरह बहती है एकदम से घाटी से, तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से गड्ढा होता है, यानी कि इधर ये पत्थर का पूरा है और ये भी पत्थर का इधर पूरा है। तो ऊपर वाला जो एरिया है और नीचे वाला एरिया समान होगा तो उसको कहेंगे गॉर्ज। और अगर इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है, इधर से बह रही है पानी, तो ऊपर वाला एरिया ज़्यादा है और नीचे वाला एरिया कम है, तो उसको कहते हैं कैनन, ठीक है, कैनियन जो भी आप कह सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। देखिए गॉर्ज, गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत कैनियन तल के अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। बात समझ में आ गई ना भाई, ठीक है। ये सब स्थलाकृति है जो कि आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरियोलिस जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगती है? तो जो ये ग्लोब है, कोरियोलिस बल्ब जो है वो इस तरीके से लगती है, ठीक है। इधर जो रेखा है भूमध्य रेखा, उसके आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो दाहिनी ओर लगेगी और अगर साउथ में जाएंगे तो बाईं ओर लगेगी। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि यहाँ से खींचने में इसको ज़्यादा बल लगेगा। तो आप इस तरह से याद रखेंगे जो ध्रुवों पर है वो कोरियोलिस बल ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी आदमी इसको खींचेगा इस इधर तो आराम से खींचा जाएगा, लेकिन इतना दूर से इसको खींचना है तो ज़्यादा लगेगा बल। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी ये लॉजिकल चीज़ नहीं है। इस तरह से ध्रुवों पे कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगती है, भूमध्य पे सबसे कम कोरियोलिस फोर्स लगती है, ठीक है। और आपके ग्रेविटेशन की भी बात करें तो भूमध्य रेखा पे सबसे कम होती है और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल या पुल ही कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लगती है। तभी तो जितने भी रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं, आपको मैंने कई बार बताया है कि रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं वो ज़्यादातर ये भूमध्य रेखा है उसी के आसपास से किए जाते हैं। जैसा कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का केरल जो है या आपके आंध्र प्रदेश वगैरह वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है। दिल्ली वगैरह से कभी नहीं किए जाते हैं, इसीलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के पास है वो ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है, तो रॉकेट पे कम फोर्स नीचे लगेगा तो आसानी से ऊपर जाएगा। जितने भी मतलब कि अब यहाँ अमेरिका वाला थोड़ी ना यहाँ आके आपका लॉन्च करेगा, जहाँ जिसका ज़मीन है वहीं पे लॉन्च करेगा ना, लेकिन ज़्यादातर अगर जिसका ज़मीन भूमध्य रेखा के पास होता है तो वो चाहता है कि भूमध्य रेखा के पास से ही लॉन्च किया जाए। बात आपको फैक्ट समझ में आ गई होगी क्यों ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर आपदा जो कि 1986 में हुआ था कहाँ पे? देखिएगा काफ़ी भयानक त्रासदी आई थी। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था यहाँ पे जो कांड भोपाल, तो उसी तरीके का एक कांड यहाँ पे हुआ था। चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। ये रसिया में हुआ था। पिटमय मृदा कहाँ पाया जाता है? पिटमय मतलब कि पीट देना। अब जो वर्षा होगा वो बार बार मिट्टी को पीटेगा ऊपर से, ठीक है, मतलब कि बार बार वर्षा होगा तो मिट्टी को तो पीट ही रहा है, तो यानी कि जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे पिटमय मृदा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊसर मृदा किसे कहते हैं? जिसमें कोई सर नहीं हो। सर नहीं मतलब कि कोई लस ही नहीं हो, कोई उसमें होता ही कुछ होता ही नहीं हो, ठीक है, यानी कि ऊसर है, बेअसर है। इस तरीके से याद रखेंगे, ऊसर बेअसर, ठीक है। तो लवणीय मृदा में कभी आपने पौधे वगैरह नहीं देखे होंगे क्योंकि लवणीय है तो पौधे कहाँ से होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऊसर मृदा किसे कहते हैं? लवणीय मृदा को। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो गए हों। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।